everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter carbohydrates. And in this lecture we will discuss about one of the important topic, that is glycoconjugates. Glycoconjugates are three types. First one is the glycoproteins, second one is the glycolipids, and third one is the proteoglycans. So in this lecture we will discuss in detail about glycoproteins, glycolipids and proteoglycans. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant micro interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is glycoconjugates. So what is glycoconjugate? Glycoconjugate को समझने से पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को समझते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है. सो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को टोटल 3 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. कार्बोहाइड्रेट्स को टोटल 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किए गए हैं. फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड्स. First one is the monosaccharides, second one is oligosaccharide, and third one is polysaccharides. सो कार्बोहाइड्रेट्स को टोटल 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए गए हैं. फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड्स, सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स आर बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. मोनो मीन्स क्या होता है? 1. सो मोनोसैकेराइड्स सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट के बने होते हैं एंड दैट यूनिट इज मोनोसैकेराइड. ओलिगो मीन्स होता है फ्यू. सो ओलिगोसैकेराइड की अगर बात करें तो ये फ्यू मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं और इसमें मोनोसैकेराइड यूनिट 2 to 7 होता है. वहीं पे अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो पॉली मीन्स होते हैं मेनी. सो पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से. अब इस पॉलीसैकेराइड को फिर से डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में. फर्स्ट वन इज द होमोपॉलीसैकेराइड एंड सेकंड वन इज द हेटेरोपॉलीसैकेराइड. होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड में क्या डिफरेंस है? होमोपॉलीसैकेराइड, होमो मीन्स होता है सेम. सो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेम होते हैं. जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो इसमें रिपीटिंग यूनिट्स जो होता है वो डिफरेंट होता है. सो होमोपॉलीसैकेराइड्स को 2 ग्रुप में फिर से क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड. सो होमोपॉलीसैकेराइड को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल. स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो एनर्जी सोर्स की तरह यूज होता है एंड द बेस्ट एग्जांपल इज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इनका बेस्ट एग्जांपल है सेलुलोज एंड काइटिन. वहीं पे अगर हेटेरोपॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज बैक्टीरियल सेल का इन्वेलप भी बनाता है. सो इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज पेप्टिडोग्लाइकन, जिसमें अल्टरनेटिंग नैग एंड नैम होते हैं, एंड सेकेंड वन इज ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स. सो अभी हम बात करेंगे ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन से रिलेटेड. सो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स क्या है? ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स एक तरह का हेटेरोपॉलीसैकेराइड है. सो ग्लाइकोकंजुगेट इज रिलेटेड विथ 2 carbohydrate unit.
फर्स्ट वन इज द ओलिगोसैकेराइड जो कि डाइसैकेराइड होता है, ट्राइसैकेराइड होता है, टेट्रासैकेराइड होता है एंड सो ऑन। एंड सेकेंड वन इज द ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। सो ये दो कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि ग्लाइको कंजुगेट्स बनाते हैं। सो अभी तक हमने पढ़ा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एज वेल एज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। सो कार्बोहाइड्रेट का रोल स्टोरेज तो है ही, स्ट्रक्चरल तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन कैरियर का भी काम करता है। क्या करता है? इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन कैरियर का भी काम करता है। सो कुछ पॉलीसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन कैरियर का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन कैरियर किस टाइप का? दे सर्व एज डेस्टिनेशन लेवल फॉर सम प्रोटीन्स। मीन्स कुछ प्रोटीन्स को साइट ऑफ सिंथेसिस से साइट ऑफ डेस्टिनेशन तक ले जाने का काम करता है, क्योंकि प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होती है वो मेनली राइबोसोम में होती है और बेसिकली वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। सो वहां से वो डेस्टिनेशन ऑर्गेनल तक या डेस्टिनेशन पार्ट तक ले जाने का काम करता है। सेकेंड, इट सर्व एज mediators of specific cell-cell interaction and interaction between cells and extracellular matrix। स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सेल सेल रिकॉग्निशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेल सेल एडहेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज वेल एज वुंड हीलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट एज ए इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह काम करता है। मोस्ट ऑफ दीज केसेस में इंफॉर्मेशनल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कोवैलेंटली ज्वाइंट होते हैं या तो प्रोटीन के साथ या फिर लिपिड के साथ, और वो क्या बनाता है? ग्लाइको कंजुगेट। सो ग्लाइको कंजुगेट क्या हुआ? ग्लाइको कंजुगेट की अगर बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट ज्वाइंट होता है या तो प्रोटीन के साथ या तो लिपिड के साथ। सो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ ज्वाइंट होता है या कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ ज्वाइंट होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? ग्लाइको कंजुगेट्स। मीन्स इट इज ए कंजुगेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट विथ लिपिड्स। ग्लाइको कंजुगेट्स के अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्लाइको कंजुगेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोटियोग्लाइकन, सेकेंड वन इज द ग्लाइकोप्रोटीन एंड थर्ड वन इज द ग्लाइकोलिपिड। अब सवाल ये है कि प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है एंड ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। सो ग्लाइको कंजुगेट्स को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्रोटियोग्लाइकन, सेकेंड वन इज द ग्लाइकोप्रोटीन एंड थर्ड वन इज द ग्लाइकोलिपिड। सो प्रोटियोग्लाइकन की अगर बात करें तो प्रोटियोग्लाइकन जब ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स जो कि एक तरह का हेटेरोपॉलीसैकेराइड है और हेटेरोपॉलीसैकेराइड में इसमें स्पेशली ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स में जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? रिपीटिंग यूनिट होते हैं डाइसैकेराइड। क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट होते हैं डाइसैकेराइड। सो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स ऐसा हेटेरोपॉलीसैकेराइड है जिसमें रिपीटिंग यूनिट मोनोसैकेराइड नहीं बल्कि डाइसैकेराइड होते हैं। अब इस डाइसैकेराइड का सपोज दैट कि दिस रिप्रेजेंट्स 1 मोनोसैकेराइड, सो ये डाइसैकेराइड यूनिट बार बार रिपीट होगा। अब इस डाइसैकेराइड यूनिट का एक यूनिट तो हमेशा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होगा या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन होगा, जबकि दूसरा मोनोसैकेराइड यूनिट की अगर बात करें तो ये डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड होता है। तो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। सो जब ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली लिंक्ड होता है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? प्रोटियोग्लाइकन्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियोग्लाइकन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो सेल के सरफेस पे भी होते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट होते हैं।
ये सेल के सरफेस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्यों होते हैं? क्योंकि ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ भी इंटीग्रेट करता है या सिक्रीटरी प्रोटीन के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सो जब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उस कंडीशन में ये सेल के सरफेस पे होगा, लेकिन जब ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन सिक्रीटरी प्रोटीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। वन और मोर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन चेन्स आर ज्वाइंड कोवैलेंटली टू मेम्ब्रेन प्रोटीन और ए सिक्रीटेड प्रोटीन्स है। प्रोटियोग्लाइकन्स की अगर लोकेशन की बात करें तो इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या है? कार्टिलेज, जिसमें in which there are many non-covalent interactions with other proteoglycans proteins and glycosaminoglycans provide strength and resilience। यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकन क्या करता है? स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स। नाउ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन। सो वैसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है ओलिगोसैकेराइड। सो जब ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स में वन और सेवरल ओलिगोसैकेराइड्स ऑफ वैरिंग कॉम्प्लेक्सिटी ज्वाइंड कोवैलेंटली टू ए प्रोटीन। एंड इसके लोकेशन की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में भी होता है, एज वेल एज इन ब्लड में भी होता है। लेकिन अगर इनसाइड सेल की बात करें तो सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है इन स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स। वो स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। ओलिगोसैकेराइड पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो लेस मोनोटोनस होते हैं देन ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन चेन्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स। मींस वाइड डाइवर्सिटी होता है ओलिगोसैकेराइड पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स में। दे आर रिच इन इंफॉर्मेशन फॉर्मिंग हाईली स्पेसिफिक साइट्स फॉर रिकॉग्निशन एंड हाई एफिनिटी बाइंडिंग बाय अदर प्रोटीन्स। सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ग्लाइकोप्रोटीन्स। नाउ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होगा ओलिगोसैकेराइड्स। सो ओलिगोसैकेराइड जब लिपिड के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तब उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स इन विच हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप आर ओलिगोसैकेराइड्स एंड इट एक्ट्स एज स्पेसिफिक साइट्स फॉर रिकॉग्निशन बाय कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ ग्लाइको कंजुगेट्स। सो प्रोटियोग्लाइकन क्या है? प्रोटियोग्लाइकन में प्रोटीन के साथ कौन सा कार्बोहाइड्रेट कोवैलेंटली लिंक्ड होता है? ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। वहीं पे अगर ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स नहीं बल्कि ओलिगोसैकेराइड कोवैलेंटली लिंक्ड होता है। वहीं पे अगर ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड्स में लिपिड के साथ कोवैलेंटली लिंक्ड होता है क्या? ओलिगोसैकेराइड। सो सिर्फ और सिर्फ प्रोटियोग्लाइकन है जिसमें ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लाइको कंजुगेट्स। नाउ प्रोटियोग्लाइकन्स की अगर बात करें तो प्रोटियोग्लाइकन्स जो होते हैं वो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। कहाँ पे? सेल्स के सरफेस पे होते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द सेल, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स और ये सेल का मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटियोग्लाइकन कहाँ होगा? या तो मेम्ब्रेन के सेल के सरफेस पे होगा या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होगा। इसका रीजन ये है कि प्रोटियोग्लाइकन्स में जो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन या मेम्ब्रेन प्रोटीन या सिक्रीटरी प्रोटीन के साथ ही बाइंड करते हैं, इसीलिए वो सेल के सरफेस पे होते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मैमिलियन सेल्स की अगर बात करें तो प्रोटियोग्लाइकन सुपर फैमिली के
टोटल 30 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। सो मैमेलियन सेल्स में 30 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर मेंबर्स ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन सुपर फैमिली एंड दीज मॉलिक्यूल्स एक्ट एज टिश्यू ऑर्गेनाइजर, जो कि बहुत सारे फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। वो फंक्शंस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मेडिएट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ग्रोथ फैक्टर, बेस्ट एग्जांपल इज various growth factors, and regulate the extracellular assembly of collagen fibrils. प्रोटियोग्लाइकन्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटियोग्लाइकन्स का बेसिक प्रोटियोग्लाइकन यूनिट जो होते हैं दे आर कोर प्रोटीन। अब इस कोर प्रोटीन के साथ ही ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स का अटैचमेंट होता है कोवैलेंटली। सो प्रोटियोग्लाइकन्स में दो पार्ट होंगे, प्रोटीन एंड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। प्रोटीन जो होता है बेसिकली कोर प्रोटीन होता है, दिस इज कोर प्रोटीन। कोर प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन में दो एंड होते हैं, एक तो सी टर्मिनस जिसपे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है और दूसरा अमाइनो टर्मिनस जिसपे अमाइनो ग्रुप फ्री फॉर्म में होता है। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री एंड पे सी टर्मिनस, अमाइनो ग्रुप फ्री एंड जिस पे होता है उसको एन टर्मिनस बोलते हैं। अब इस कोर प्रोटीन से किस तरह से अटैच होगा ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स बहुत टाइप के होते हैं। First one is the hyaluronate, second one is the chondroitin sulfate, third one is the dermatan sulfate and fourth one is the heparin. So यहाँ पे chondroitin sulfate लिया गया है, that is glycosaminoglycans and this is the protein. अब ये अटैचमेंट कैसे होगा? रैंडम तो होगा नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक अटैचमेंट ही होगा। बट सवाल ये है कि स्पेसिफिक अटैचमेंट होता कैसे है? सो ये जो कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन में एक डिफाइंड सीक्वेंस होता है। दैट डिफाइंड सीक्वेंस इज सेरीन ग्लाइसिन एक्स बाई। X इज एनी अमाइनो एसिड, लेकिन जो सीक्वेंस होगा दैट इज सेरीन ग्लाइसिन एक्स बाई, ये सीक्वेंस होते हैं। सो इस सीक्वेंस पे ये सेरीन का जो OH ग्रुप है उस सेरीन से अटैच होता है क्या? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। बट क्या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट इस सेरीन से डायरेक्टली अटैच होता है? इस सेरीन से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। यहाँ पे एक ट्राइसैकेराइड यूनिट होता है, ट्राइसैकेराइड लिंकर होता है जो कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट को सेरीन से अटैच करवाता है। अब ये ट्राइसैकेराइड लिंकर क्या है? ट्राइसैकेराइड लिंकर इज गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एंड जाइलुलोज। जाइलुलोज का एनोमेरिक कार्बन इस सेरीन के साथ अटैच होता है। जाइलुलोज का एनोमेरिक कार्बन से सेरीन का OH ग्रुप क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। सो कोर प्रोटीन के सेरीन के साथ क्या अटैच होगा? ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड दिस अटैचमेंट इज बाय लिंकर। और वो लिंकर क्या होता है? वो लिंकर होता है ट्राइसैकेराइड लिंकर। सो ये ट्राइसैकेराइड लिंकर ही है जो कि कोर प्रोटीन को कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट दैट इज ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन से क्या करता है? अटैच करता है। सो दिस ट्राइसैकेराइड लिंकर एक्ट्स एज ए ब्रिज फॉर द अटैचमेंट ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट विद द कोर प्रोटीन। और सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस आपको याद रखना है। सीक्वेंस इज सेरीन ग्लाइसिन एक्स बाई, एक्स इज एनी अमाइनो एसिड्स। मेनी प्रोटियोग्लाइकन्स secreted into the extracellular matrix but some are integral membrane proteins. So प्रोटियोग्लाइकन्स सिक्रेटरी भी हो सकते हैं और सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। One of the example of proteoglycan is सिंडेकन कोर प्रोटीन। सिंडेकन कोर प्रोटीन की अगर बात करें तो इसमें एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट होता है। सिंडेकन कोर प्रोटीन में दो डोमेन होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंडेकन कोर प्रोटीन। सिंडेकन कोर प्रोटीन में दो डोमेन होते हैं, एक तो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, दिस पार्ट इज द ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड दिस पार्ट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे 3 चेन प्रेजेंट होते हैं। किसका? हिपैरन सल्फेट का, जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और 2 चेन होते हैं किस चीज का? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का। सो प्रोटीन से क्या क्या अटैचमेंट है? ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। मीन्स ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर हुआ प्रोटियोग्लाइकन्स।
प्रोटियोग्लाइकन्स में ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं। सो प्रोटियोग्लाइकन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन के दो डोमेन है। एक डोमेन तो मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड है, दैट इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन। एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन से ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स अटैच होते हैं। 3 चेंज होता है हिपैरन सल्फेट का होता है, और 2 चेंज होता है वो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का होता है। अब ये जो हिपैरन सल्फेट होते हैं, हिपैरन सल्फेट वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड से बाइंड करता है, और क्योंकि ये वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड से बाइंड करता है इसीलिए ये मॉड्यूलेट करता है लिगेंड इंटरैक्शन विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द सेल सरफेस। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटियोग्लाइकन में जो ग्लाइकन मोटी है दे रिवील्ड sequence heterogeneity, that is not random. Some domains, typically 3 to 8 disaccharide unit long, differs from neighboring domains in a sequence and ability to bind specific proteins. Heparin sulfate की अगर बात करें सिंथेसिस की तो they initially synthesize as a long polymer जो कि 50 to 200 disaccharide unit होते हैं, alternating N-acetyl glucosamine and glucuronic acid। क्योंकि किसी भी ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स में जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो डाइसैकेराइड होता है, और एक यूनिट ऑलवेज N-acetyl ग्लूकोसामिन या N-acetyl गैलेक्टोसामिन होता है। अब ये जो 50 to 200 डाइसैकेराइड यूनिट का जो चेन बना है लॉन्ग पॉलीमर, वो एक्ट होता है बाय सीरीज ऑफ एंजाइम जो कि इंट्रोड्यूस करता है अल्टरेशंस इन द स्पेसिफिक रीजन। पहला अल्टरेशन क्या होता है? पहला एंजाइम जो एक्ट करता है N-deacetylase N सल्फोट्रांसफरेज। इस एंजाइम का काम क्या है? ये रिप्लेस करता है एसिटाइल ग्रुप ऑफ N-acetyl ग्लूकोसामिन रेजिड्यू को सल्फेट से। मींस N-acetyl ग्लूकोसामिन में जो एसिटाइल ग्रुप होते हैं कुछ एसिटाइल ग्रुप को सल्फेट ग्रुप से रिप्लेस करता है। सारे एसिटाइल ग्रुप को सल्फेट से रिप्लेस नहीं करता है, कुछ एसिटाइल ग्रुप को सल्फेट से रिप्लेस करता है, और जब सल्फेट से रिप्लेस होता है सो वहां पे क्रिएट होता है क्लस्टर ऑफ N सल्फेटेड ग्लूकोसामिन रेजिड्यू। इसके बाद दीज क्लस्टर्स, क्योंकि इसमें क्लस्टर ऑफ N सल्फेटेड ग्लूकोसामिन रेजिड्यू क्रिएट होता है, सो वो अट्रैक्ट करता है अदर एंजाइम्स को जो कि फर्दर मॉडिफिकेशन करता है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ईपीमरेज। ईपीमरेज क्या करता है? ग्लूक्यूरोनिक एसिड को इड यूरोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद एंजाइम जो काम करता है दैट इज सल्फोट्रांसफरेज। सल्फोट्रांसफरेज क्या करता है? इड यूरोनिक एसिड के C2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड N सल्फेटेड ग्लूकोसामिन के C6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे सल्फेट ईस्टर क्रिएट करता है। बट ये सारे जगह क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ उसी रीजन में क्रिएट करता है जिसमें ऑलरेडी N सल्फेटेड N ग्लूकोसामिन रेजिड्यू प्रेजेंट है। और इन सब के एंजाइम के बाद जो पॉलीमर जनरेट होता है उसमें 2 तरह के डोमेन होते हैं इन हिपैरन सल्फेट। एक डोमेन इज सल्फेटेड डोमेन जिसको S डोमेन बोलते हैं जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और दूसरा N-acetylated डोमेन जो कि ग्रे कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो हिपैरन सल्फेट में मेनली 2 डोमेन क्रिएट हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज द S डोमेन एंड सेकेंड वन इज द Na डोमेन। एंड हिपैरन सल्फेट के इस डोमेन से 4 टाइप ऑफ प्रोटीन इंटरैक्शन होता है। फर्स्ट वन इज द कन्फर्मेशनल एक्टिवेशन, सेकेंड वन इज द इनहांस्ड प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन, थर्ड वन इज द को रिसेप्टर फॉर एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड्स, एंड फोर्थ वन इज द सेल सरफेस लोकलाइजेशन और कंसंट्रेशन। सो पहले आते हैं कन्फर्मेशनल एक्टिवेशन पे। कन्फर्मेशनल एक्टिवेशन को किस तरह से समझना है? यहाँ पे दीज आर द हिपैरन सल्फेट जिसमें 2 डोमेन है। ग्रीन कलर जो है वो S डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ग्रे कलर रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? Na डोमेन को, दैट इज एसिटाइलेटेड डोमेन। ग्रीन कलर S डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रे कलर Na डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे एक प्रोटीन है दैट इज AT प्रोटीन। AT बाइंड करता है किससे?
हिपैरन सल्फेट के एस डोमेन से, और जब ये AT हिपैरन सल्फेट के एस डोमेन से बाइंड कर जाता है तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, और उस कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से इस पे एक दूसरा प्रोटीन बाइंड करता है, दैट इज फैक्टर XA। और जब फैक्टर XA AT डोमेन से बाइंड करता है तो ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि फैक्टर XA इज ए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। सो फैक्टर XA जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, सो फैक्टर XA जब AT से बाइंड करता है तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, प्रिवेंट होता है। सेकेंड वन इज द इनहांस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। हिपैरन सल्फेट के एस डोमेन से सिर्फ AT प्रोटीन ही बाइंड नहीं करता है, इसके अलावा एक और प्रोटीन बाइंड करता है, दैट इज थ्रोम्बिन। और ये AT प्रोटीन और थ्रोम्बिन अगर दो एडजेसेंट एस डोमेन से बाइंड किया तो थ्रोम्बिन की खास बात यह है कि सिर्फ ये एस डोमेन से नहीं बाइंड करता है, इसके अलावा ये AT से भी बाइंड करता है। तो दो एडजेसेंट एस डोमेन से अगर बाइंड किया हुआ है AT एंड थ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन एस डोमेन से तो बाइंड करता ही करता है, ये AT से भी बाइंड करता है, और जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, इनहिबिट होता है। सेकेंड वन इज द को-रिसेप्टर फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड्स। सो एस डोमेन की बात करें तो एस डोमेन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एज वेल एज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर डाइमर से भी बाइंड करता है। सो एस डोमेन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर डाइमर से बाइंड करता है, तो इससे क्या होता है, ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर डाइमर को साथ लाता है, और इसकी वजह से इनकी इफिशियंसी इंक्रीज होती है। मींस अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होगा तो ये इनकी इफिशियंसी इनकी बाइंडिंग इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर है जो कि दोनों को बाइंड करता है। अगर लो कंसंट्रेशन में भी रहेगा तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की अगर बात करें तो ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। फोर्थ वन इज द सेल सरफेस लोकलाइजेशन या कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि हिपैरन सल्फेट से बाइंड किया हुआ है। अब इस हिपैरन सल्फेट के एस डोमेन से लाइपोप्रोटीन लाइपेज बाइंड करता है। क्या करता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज बाइंड करता है। क्यों? क्योंकि हिपैरन सल्फेट पे निगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, और निगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज को क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन के अलावा यहाँ पे सीक्वेंस स्पेसिफिक इंटरैक्शन भी है विथ द एस डोमेन। सो यहाँ पे दो तरह का इंटरैक्शन हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, एंड सेकेंड वन इज द सीक्वेंस स्पेसिफिक इंटरैक्शन, एंड this interaction is also the central in the first step of the entry of certain viruses, that is herb simplex virus HSV1 and HSV2 into the cell. So these are the four types of protein interactions जो कि इस डोमेन के थ्रू मेडिएट होता है। Next example is proteoglycan aggregates of the extracellular matrix. प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट्स की अगर बात करें तो प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट जो होते हैं दे आर इनॉर्मस सुप्रा मॉलिकुलर असेंबलीज ऑफ मेनी कोर प्रोटीन्स। और सारे के सारे कोर प्रोटीन जो होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर प्रोटीन होते हैं, और सारे के सारे कोर प्रोटीन एक मॉलिक्यूल हाइल्यूरोनेट से बाइंड होते हैं। सो प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज एग्रीकन कोर प्रोटीन। इसमें बहुत सारे एग्रीकन कोर प्रोटीन्स होते हैं। एग्रीकन कोर प्रोटीन्स, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्रीकन कोर प्रोटीन्स हैं। और ये एग्रीकन कोर प्रोटीन्स, सारे एग्रीकन कोर प्रोटीन्स एक ही हाइल्यूरोनेट से बाइंड होते हैं। दिस वन इज द हाइल्यूरोनेट।
और इसी हाइल्यूरोनेट से सारे एग्रीकन कोर प्रोटीन बाइंड होते हैं, बट ये बाइंडिंग डायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे एक लिंक प्रोटीन होता है जो कि एग्रीकन कोर प्रोटीन को हाइल्यूरोनेट से बाइंड करता है। सो दिस इज द लिंक प्रोटीन्स जो कि हाइल्यूरोनेट को किससे बाइंड कराता है, एग्रीकन कोर प्रोटीन से बाइंड कराता है। अब ये जो एग्रीकन कोर प्रोटीन है इस पे और भी ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स अटैच होते हैं। काफी सारे चेन्स होते हैं केराटिन सल्फेट के एंड काफी सारे चेन होते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स। सो प्रोटीन जो होते हैं वो बाइंड करता है सिंगल हाइल्यूरोनेट से। सो प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक हाइल्यूरोनेट होता है, इस हाइल्यूरोनेट पे काफी सारे एग्रीकन कोर प्रोटीन्स बाइंड होते हैं विथ लिंक प्रोटीन्स। अब इस एग्रीकन कोर प्रोटीन से काफी सारे केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बाइंड होते हैं। इसका काम क्या है, एग्रीकन इंटरैक्ट स्ट्रांगली विद द कोलेजन इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू। Interwoven with these enormous extracellular proteoglycans are fibrous matrix proteins such as collagen, elastin, fibronectin, forming a cross-linked meshwork that gives whole extracellular matrix and strength and resilience. Some of these proteins are multi-adhesive. Multi-adhesive means एक single protein have binding sites for several different matrix molecules. इसको इस डायग्राम से समझते हैं, जो येलो कलर से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज द फाइब्रोनेक्टिन। ये क्या है, फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन की अगर बात करें तो इसमें फाइब्रिन से बाइंड करने का एक सेपरेट डोमेन होता है, ये फाइब्रिन से भी बाइंड करता है। फाइब्रोनेक्टिन फाइब्रिन से भी बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, फाइब्रिन से भी बाइंड करेगा, प्रोटियोग्लाइकन से भी बाइंड करेगा, दैट इज हिपैरन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन से बाइंड करेगा एंड वो प्रोटियोग्लाइकन क्या होगा, हिपैरन सल्फेट। इसके अलावा कोलेजन से भी बाइंड करेगा, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से भी बाइंड करता है। ये जो फाइब्रोनेक्टिन है, फाइब्रोनेक्टिन एक तरह से क्या हुआ, मल्टी एडेसिव प्रोटीन। फाइब्रोनेक्टिन क्या करेगा, ये फाइब्रिन से भी बाइंड करता है, हिपैरन सल्फेट से भी बाइंड करता है, कोलेजन से भी बाइंड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से भी बाइंड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन इज इंटेग्रिन। सो दिस इज द इंटेग्रिन। एज यू कैन सी हियर कि फाइब्रोनेक्टिन इंटेग्रिन से भी बाइंड किया हुआ है एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के प्रोटीन से भी बाइंड किया हुआ है। सो बेसिकली इस इंटेग्रिन का काम क्या हुआ, इंटेग्रिन क्या करता है, इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट एंड एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, सिग्नलिंग मेडिएट करता है। नेक्स्ट वन इज द इंटेग्रिन। इंटेग्रिन की बाइंडिंग साइट होती है आउटर साइड में एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन से एज वेल एज प्रोटियोग्लाइकन से एंड इंट्रासेलुलर प्रोटीन से। सो इंटेग्रिन अल्टीमेटली बाइंड करेगा बाहर की तरफ फाइब्रोनेक्टिन से, फाइब्रोनेक्टिन अदर प्रोटीन से बाइंड करेंगे, प्रोटियोग्लाइकन से बाइंड करते हैं। सो इंटेग्रिन का काम क्या है, across the plasma membrane information को कन्वे करना, फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर एंड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर। So this is all about proteoglycans. Next one is the glycoprotein. Glycoprotein क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड जब प्रोटीन से कोवैलेंटली लिंक्ड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन दो तरह के होते हैं, ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड। अब सवाल यह है कि ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड क्या होता है। ओ लिंक्ड मतलब ऑक्सीजन के थ्रू लिंक्ड है, एन लिंक्ड मतलब नाइट्रोजन के थ्रू लिंक्ड है। ओ लिंक्ड क्या होता है एंड एन लिंक्ड क्या होता है। सो दिस इज द प्रोटीन। प्रोटीन का ये सेरीन रेजिड्यू है। सेरीन रेजिड्यू के OH ग्रुप से अगर ओलिगोसैकेराइड कोवैलेंटली लिंक्ड होता है, सो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, इसीलिए इसको बोलते हैं ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड लिंकेज। वहीं पे अगर एन लिंक्ड की अगर बात करें तो एन लिंक्ड में कोर प्रोटीन का एस्पराजीन रेजिड्यू का जो अमाइड नाइट्रोजन है उस अमाइड नाइट्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरह के लिंकेज को बोलते हैं एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड लिंकेज। सो ग्लाइकोप्रोटीन में लिंकेज दो तरह के होते हैं, ओ लिंक्ड एंड एन लिंक्ड। ओ लिंक्ड में कौन से
अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन्वॉल्व होंगे, ओ लिंक्ड में सेरीन इन्वॉल्व होंगे एंड थ्रियोनिन इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि सेरीन एंड थ्रियोनिन दोनों में OH ग्रुप होते हैं और वही OH ग्रुप कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड वन इज द एन लिंक्ड। एन लिंक्ड में एस्पराजिन रेजिड्यू का अमाइड नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको एन लिंक्ड बोलते हैं। Some glycoproteins have single oligosaccharide chain, but many have more than one carbohydrate, and it constitutes 1% to 70% or more of the glycoprotein by mass. Structure of large number of O-linked and N-linked oligosaccharides form a variety of glycoproteins. External surface of plasma membrane has many membrane glycoproteins with array of covalently attached oligosaccharides of varying complexity. Means plasma membrane के external surface पे काफी सारे glycoproteins present होते हैं। Glycoproteins के अगर example की बात करें तो one of the best example of glycoprotein is ग्लाइकोफोरिन ए। एंड ग्लाइकोफोरिन ए कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोफोरिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, मींस इरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है ग्लाइकोफोरिन ए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोफोरिन। एंड ग्लाइकोफोरिन में 3 डोमेन होते हैं। This one is the integral domain, and this one is the extracellular domain, and this one is the intracellular domain. जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन होते हैं उस पे ओलिगोसैकेराइड अटैच होते हैं। सो रेड कलर एंड ब्लू कलर का जो हेक्सागोन है, दिस रिप्रेजेंट्स ओलिगोसैकेराइड। जो रेड हेक्सागोन है ये बेसिकली टेट्रासैकेराइड है, एंड ब्लू हेक्सागोन रिप्रेजेंट्स आल्सो ओलिगोसैकेराइड। सो जो रेड हेक्सागोन है दिस इज ओ लिंक्ड, लेकिन जो ब्लू हेक्सागोन है दिस इज एन लिंक्ड। सो टोटल के टोटल इसमें जो एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन है उसमें टोटल 16 ओलिगोसैकेराइड चेन प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 16 ओलिगोसैकेराइड चेन प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ 16, 15 जो होता है वो लिंक्ड होता है, लेकिन एक जो होता है वो इन लिंक्ड होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोफोरिन ए इन द इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन। इनके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन की अगर बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सर्टेन हार्मोन सच एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे के सारे क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। मेनी मिल्क प्रोटीन्स इंक्लूडिंग लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड सम ऑफ द प्रोटीन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास दैट इज राइबोन्यूक्लियेज आर ग्लाइकोसाइलेटेड आर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स कंटेन्ड इन लाइसोसोम। सो लाइसोसोम में मोस्टली प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, मींस ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे प्रोटीन तो एक ही होता है लेकिन उनका ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न डिफरेंट होता है अगर टिश्यू डिफरेंट हो गया। सपोज दैट कि ये प्रोटीन है एंड दिस प्रोटीन अगर ये एक्स टिश्यू से ऑरिजिनेट हो रहा है, एक्स टिश्यू से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न अलग होगा। अगर ये बाई टिश्यू से प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न अलग होगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? टिश्यू ग्लाइकोफॉर्म्स है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन प्रोटीन इंटरफेरॉन दैट इज IFN बीटा 1। अगर ये ओवेरियन सेल से प्रोड्यूस होता है तो इनका ओलिगोसैकेराइड चेन अलग होता है, लेकिन अगर ये ब्रेस्ट एपिथेलियल सेल से प्रोड्यूस होता है तो इनका ओलिगोसैकेराइड चेन अलग होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टिश्यू ग्लाइकोफॉर्म्स। टिश्यू ग्लाइकोफॉर्म्स का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन अभी तक अंडरस्टूड नहीं है, बट मोस्टली ये टिश्यू स्पेसिफिक मार्कर को रिप्रेजेंट करता है। Biological advantage of adding oligosaccharide to proteins are not fully understood. The very hydrophilic cluster of carbohydrate alter the polarity and solubility of proteins with which they are conjugated. Means
कार्बोहाइड्रेट का जो हाइड्रोफिलिक क्लस्टर है और जब ये प्रोटीन से कंजुगेटेड होता है तो उस प्रोटीन की पोलरिटी एंड सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, अल्टर कर देता है। ओलिगोसैकेराइड चेन्स दैट आर अटैच्ड टू न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इलाबोरेटेड इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड फोल्डिंग इवेंट्स एंड डिटरमाइन द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। मीन्स ग्लाइकोसाइलेशन से प्रोटीन के फोल्डिंग भी अफेक्टेड होता है और प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर भी अफेक्टेड होता है। Steric interactions between peptide and oligosaccharide may preclude one folding route and favor another. When numerous negatively charged oligosaccharide chains are clustered in a single region of protein, charge repulsion among them favors the formation of an extended rod-like structure in that region. And bulkiness and negative charge of oligosaccharide chains also protect some proteins from attack by proteolytic enzymes. And beyond this global physical effect on protein structure, there are also more specific biological effects of oligosaccharide chains in glycoprotein. So glycosylation का ये सारा इफेक्ट है, प्रोटीन के फोल्डिंग को इन्फ्लुएंस करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है, एक्सटेंडेड फॉर्म के फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है, इसके अलावा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के अटैक से भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड की अगर बात करें तो ओलिगोसैकेराइड जब लिपिड के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स आर नॉट ओनली सेलुलर कंपोनेंट्स दैट बियर कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड चेन्स, सम लिपिड्स हैव कोवैलेंटली बॉन्ड ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जब लिपिड के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोलिपिड्स। एंड ग्लाइकोलिपिड का बेस्ट एग्जांपल है गैंग्लियोसाइड्स। गैंग्लियोसाइड्स के स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेम्ब्रेन लिपिड्स पे आएंगे। सो गैंग्लियोसाइड्स आर मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स is in which the polar head group, the part of the lipid that forms the outer surface of the membrane, is a complex oligosaccharide containing sialic acid and other monosaccharide residue. Some of the oligosaccharide moieties of gangliosides, such as those that determine the human blood group, are identical with those found in certain glycoproteins, which therefore also contribute to blood group type determination. Means gangliosides क्या करता है, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ग्लाइकोलिपिड क्या हुआ, ग्लाइकोलिपिड ओलिगोसैकेराइड जब लिपिड से कोवैलेंटली लिंक्ड करता है तो वो ग्लाइकोलिपिड बनाता है। नेक्स्ट वन इज द लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड इज ए यूनिक फीचर ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्योंकि ये बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया की भी अगर बात करें तो सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। सो बैक्टीरिया का जो सेल इन्वेलप होता है उसमें 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोकैलिक्स, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड वन इज द सेल वॉल एंड थर्ड वन इज द सेल मेम्ब्रेन। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो बना होता है किस चीज से, लाइपोपॉलीसैकेराइड से। सो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, लाइपोपॉलीसैकेराइड। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट वन इज द लिपिड ए, सेकेंड वन इज द कोर एंड थर्ड वन इज द ओ स्पेसिफिक चेन। लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड में टोटल 6 फैटी एसिड चेन होते हैं। कितने होते हैं, 6 फैटी एसिड चेन होते हैं। दिस इज द 1 2 3 4 5 6। और ये जो 6 फैटी एसिड का जो चेन होता है ये 2 ग्लूकोसामीन रेजिड्यू से अटैच होता है। दिस इज द फर्स्ट ग्लूकोसामीन एंड दिस इज द सेकेंड ग्लूकोसामीन। अब इस ग्लूकोसामीन के ऊपर क्या होते हैं, 2 रीजन, दैट इज कोर एंड ओ स्पेसिफिक चेन।
ये वो स्पेसिफिक चेन ही है जो बैक्टीरिया स्ट्रेन के सेरोटाइप को डिटरमाइन करता है एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टारगेट फॉर द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है बैक्टीरिया के लिए, ये किसी और के में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इवन लाइपोपॉलीसैकेराइड ही सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोकंजुगेट्स एंड इन माय नेक्स्ट lecture we will discuss about carbohydrates as informational molecules, that is sugar code. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.